सो वेरी गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं मिखिल गोर्बाचेव के कोट के साथ। मिखिल कहते हैं द आर्कटिक इज एन एरिया ऑफ पीस एंड कॉपरेशन नॉट कन्फ्लिक्ट एंड कॉम्पिटिशन। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आर्कटिक रीजन है, मिखिल बेसिकली यही बोलना चाहते हैं, आर्कटिक रीजन में जो है पीस एंड कॉपरेशन होनी चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है वहाँ पे? देखो, क्लाइमेट चेंज एक रियल फिनोमिना है। क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है? आइस मेल्टिंग हो रही है। आइस मेल्टिंग की वजह से क्या हो रहा है? नए नए जो ट्रेड रूट्स या कह लीजिए नए नए जो सी रूट्स हैं वो निकल के आ रहे हैं। उन्हीं में से एक है हमारा नॉर्थन सी रूट, जो कि आर्कटिक रीजन में आता है। और आप सभी को पता भी होगा कि जो आर्कटिक रीजन है वहाँ पे जो हमारा रशिया है या हमारा कह लीजिए यूएसए है, ये दोनों मिलिटरीली एडवांस कर रहे हैं वहाँ पे। तो इसीलिए क्योंकि ये एरिया जो है अब नई अपॉर्चुनिटी लेके आएगा। इंडिया भी यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है। तो इस नई अपॉर्चुनिटी में मिखिल कहते हैं कि ये जो एरिया है ये लड़ाई दंगे का एरिया नहीं है, ये एरिया है पीस और कॉपरेशन का। तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा इस कोड का क्या मीनिंग है। नहीं आया होगा तो और अच्छे से समझ आएगा जब हम एडिटोरियल को डिस्कशन करेंगे नॉर्थन सी रूट। तो हमारा ये जो डेली डिस्कशन है डेफिनेटली हमारे CAPF एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर इकोनॉमी से आ जाता है तो, क्लाइमेट चेंज से आ जाता है तो, या फिर ग्लोबल रिलेशन या इंटरनेशनल रिलेशन से आ जाता है तो यहाँ के जो फोल्डर पॉइंट्स है वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते, सुबह सुबह का टाइम है। अपने उद्देश्य के साथ, हमारा उद्देश्य क्या है मेरे प्यारे बच्चों? अपने नॉलेज पूल को बढ़ाना। ठीक है, कैसे नॉलेज पूल को बढ़ाएंगे? नई नई डायमेंशन को ऐड करके, और यही एक नई डायमेंशन और ऐड करते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, आप सभी को पता है कि जो विश्व स्तर का जो व्यापार है, ग्लोबल ट्रेड जिसे हम बोलते हैं, ये कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है। ठीक है, नई नई इकोनॉमिक पॉलिसीज़ आती है, नई नई जो है पॉलिटिकल पॉलिसीज़ आती है, जिसकी वजह से पूरा जो हमारा ग्लोब है उसके अंदर जो ट्रेड हो रहा है वो कहीं ना कहीं अनसर्टेन हो जाता है। और उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी US पॉलिसी का। और आप सभी को पता भी होगा, रोज़ न्यूज़पेपर के अंदर आता है कि ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया चाइना के ऊपर, ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया यूरोपियन कंट्रीज़ के ऊपर। तो ये जो टैरिफ वॉर है ये कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड में जो है अनसर्टेनिटीज़ लेके आती है, यही यहाँ पे बता रखा है। ठीक है, और जो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, क्योंकि अब ट्रेड वॉर हो रहा है और जो ग्लोबल सिस्टम था जो पहले चलता था अब थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, तो इसकी वजह से जो कंट्रीज़ हैं वो कहीं ना कहीं नई ट्रेड स्ट्रेटजीज़ या कह लीजिए नए जो पार्टनर्स हैं वो कहीं ना कहीं बिल्ड कर रही है, नए सप्लाई चेन पार्टनरशिप बिल्ड कर रही है। और ये दिख भी रहा है, हमारा जो इंडिया है वो यूरोपियन कंट्री स्पेशली UK के साथ टाई अप कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं कि ग्लोबली जैसे हम चेंज हो रहे हैं उसके हिसाब से हम अपनी स्ट्रेटेजी को भी रीथिंकिंग कर रहे हैं, स्ट्रेटेजी को भी रीडेवलप कर रहे हैं, यही यहाँ पे बता रखा है। अब इसके अंदर एक फैक्टर और है, वो क्या? वो है हमारा क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये जो क्लाइमेट चेंज है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्लोबल लेवल पे पॉलिटिकल या इकोनॉमिक डिसीजन लेने के लिए, यही यहाँ पे बता रखा है। अब देखो, क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है? नए नए जो है सी रूट्स या कह लीजिए नए नए जो ट्रेड रूट्स हैं वो निकल के आ रहे हैं। और इसकी वजह से ये जो रूट्स हैं नए निकल के आ रहे हैं, ये पहले वाले रूट से, जो ट्रेडिशनल हमारे रूट्स थे उनसे ज़्यादा जो है एफिशिएंट भी होंगे और सेफ़र भी होंगे। तो जब देखो रूट जब सस्ता हो जाता है, देखो आपको पता होगा पहले हम जो ट्रेड करते थे ये अफ्रीकन कंट्री हो गई। ठीक है, यहाँ पे हमारा इंडिया हो गया, यहाँ पे वो गल्फ़ कंट्री हो गई। ठीक है, तो पहले हम यहाँ से ट्रेड करते थे तो ऐसे होके जाते थे। ठीक है, अब ये क्या था? ये हमारा ट्रेडिशनल टाइम था, ये आज़ादी से पहले वाला, ये 18वीं शताब्दी ले लीजिए आप, उस टाइम की बात है। ठीक है, जब अंग्रेज लोग आए थे, वास्को डी गामा 17 समथिंग कुछ में आए थे, 99 ऐसा कुछ था। ठीक है, तो उस टाइम की बात है, तब यहाँ से जाते थे। अफ्रीका है, ये अफ्रीका है ना कि इंडिया है, इंडिया इधर की साइड है। ठीक है, ऐसे ही कुछ अफ्रीका भी आता है, ऐसे करके यहाँ पे मेडागास्कर वो हो गया। लेकिन नए ट्रेड रूट्स आए तो क्या हुआ कि हमारा जो ट्रेड था वो मोर एफिशिएंट हो गया। यहाँ मेडिटेरियन सी से जाके यहाँ यूरोपियन कंट्री में जाके हमने ट्रेड करने लग गए। ठीक है, तो अब जो है अब नए रास्ते जो निकल रहे हैं वो इस ट्रेड को और ज़्यादा एफिशिएंट और ज़्यादा सेफर बना देंगे, यही चीज़ यहाँ पे बता रखी है। और जब इंडिया है, इंडिया इस अपॉर्चुनिटी को, जो नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, इसको जो है अपने हाथ से जाने नहीं देगा। इंडिया इसको भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली और जियोपॉलिटिकली एंगल से देखता है, यही यहाँ पे बता रखा है। इंडिया का जो लुक है टुवर्ड्स दिस न्यू ट्रेड रूट वो कैसा है कि इंडिया जस्ट अपनी पोजीशन को जो है वो स्ट्रॉन्ग करना चाहता है पूरे ग्लोबल लेवल में। आपको पता है विश्व गुरु का जो है दर्जा लेना चाहता है, तो उसी एंगल से इंडिया इस नए ट्रेड रूट्स को भी देखता है, यही यहाँ पे बता रखा है। तो आई होप ये पहला ग्राफ तो अच्छे से समझ आ गया होगा, बहुत अच्छा था। काफ़ी सारी चीज़ें हमारी जो इंटरनल जो पॉलिसीज़ हैं वो एक्सटर्नल पॉलिसीज़ से कैसे अलाइन होती है ये भी हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब आर्कटिक रीजन को थोड़ा सा देख लेते हैं। आपको पता है अभी इसमें स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो आर्कटिक रीजन है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो आइस मेल्टिंग हो रही है। तो
आर्टिक रीजन जो है वहाँ पे आइस रहती है। आर्टिक रीजन कौन से रीजन में होता है, जिन बच्चों को नहीं पता तो बता दूं। देखो ये होता है हमारा नॉर्थ पोल, ये होता है हमारा साउथ पोल, ठीक है, ये अर्थ है हमारा। तो ये वाला जो रीजन है ये है आर्कटिक रीजन, ठीक है, ये अंटार्कटिक रीजन है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखना, आर्कटिक कई के बच्चों को नहीं पता होता, तो चलो पता चल गया, ठीक है। यहाँ पे जो आइस है, क्योंकि आइस है ये बहुत ज़्यादा फास्ट मेल्टिंग हो रही है, और यहाँ पे डेटा भी बता रखा है 12.2% जो है पर डेकेड जो है ये श्रिंक हो रही है। बहुत तेज़ी से जो है वहाँ की आइस जो पिघल रही है, उस आइस के पिघलने की वजह से ही जो है नए नए शिपिंग रूट्स जो हैं वो आ रहे हैं। और उनमें से एक जो शिपिंग रूट्स है जो बहुत चर्चा के अंदर है वो है हमारा नॉर्थ सी रूट, ठीक है, जो कि अटलांटिक और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा सा याद रखना, पेपर 1 के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। ये जो रूट है, ट्रेडिशनल जो रूट था पहले से उससे छोटा है, अब छोटा होगा, ट्रेडिशनल रूट से छोटा होगा तो टाइम भी बचेगा और जो शिपिंग कॉस्ट होती है वो भी बचेगी। तो मतलब कंपनीज़ को कुल मिला के प्रॉफिट होगा, इसीलिए इस रूट के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। अब ये भी बताया जा रहा है कि ये जो नया रूट है हमारा NSR नॉर्थर्न सी रूट जो है, जो ग्लोबल ट्रेड होता था उसको बहुत ड्रास्टिकली चेंज कर देगा। और इंडिया के पास, क्योंकि हम इंडिया स्पेसिफिक बातों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, इंडिया के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर की प्लेयर बन सकता है। कैसे बन सकता है, अब इसको भी थोड़ा सा देखेंगे कि भाई इंडिया के पास ऐसी क्या चीज़ है कि आर्कटिक रीजन में की प्लेयर बन सकता है। क्योंकि आर्कटिक में तो हमारा कोई लेना देना नहीं है, इंडिया तो हमारा इंडियन ओशन रीजन के अंदर आता है, वहाँ तो USA है, वहाँ तो रशिया है, वहाँ तो हमारी यूरोपियन कंट्रीज़ है। तो यहाँ पे इस चीज़ का भी आंसर दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों। देखो इंडिया का एंगेजमेंट, आपको पता है कि इंडिया जो है न्यूट्रलिटी को फॉलो करता है, नाम वाला कॉन्सेप्ट याद होगा जवाहरलाल नेहरू वाला। तो वो जो न्यूट्रलिटी है वो कहीं ना कहीं सारी कंट्रीज़ के साथ, वही न्यूट्रलिटी जो है हमें मल्टी अलाइनमेंट के लिए जो है प्रमोट करती है, मल्टी अलाइनमेंट में हमारी हेल्प करती है, क्योंकि हम किसी पर्टिकुलर कंट्री के साथ जो है अटैच नहीं है, ठीक है। अपना इंटरेस्ट स्पेसिफिक जो है वो हम देखते हैं। यहाँ पे ये बता रखा है कि जो इंडिया है वो आर्कटिक रीजन से बहुत पहले से कनेक्ट है, ऐसा नहीं है कि अभी जस्ट वहाँ पे जो है मेल्टिंग होने लगी है आइस, तो इंडिया कनेक्ट होने लगा है। इंडिया हमेशा जो है पूर्वदर्शी रहा है, जो दूरदर्शी रहा है, दूरदर्शिता की जो दूरदर्शिता मतलब विजनरी जो होता है वो रहा है। और इसकी विजनरी की जो पहचान है वो 1920 के अंदर जो हमारी सालवाबार ट्रीटी हुई थी उससे हमें पता चलता है। देखो उस रीजन के अंदर ये ट्रीटी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस इसके साथ हमारा एक रिसर्च बेस भी है हिमाद्री, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन करो कमेंट बॉक्स में, आंसर करो कि हमारा जो साउथर्न हमारा जो पोल है वहाँ पे इंडिया के कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हमारा रिसर्च बेस है कहाँ पे, ऊपर यहाँ पे आर्कटिक में हिमाद्री के नाम से। तो देखो ये दोनों जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं हमारे विज़न को बताती है कि हमने वहीं उसी टाइम भाप लिया था कि कुछ ना कुछ तो होगा, उसकी वजह से हमने ये सारी चीज़ें करी, हमारा ऑलरेडी वहाँ पे बेस है, ठीक है। और ये जो बेस है ऐसा नहीं है कि वहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ का बेस है। इंडिया क्योंकि स्पेस सेक्टर में भी जो है एडवांस कर रहा है, कल ही हमने पढ़ा था कि सिर्फ टॉप जो 4 कंट्रीज़ है या फिर कह लिए पूरे वर्ल्ड में जो 4 कंट्रीज़ है उनमें से इंडिया भी एक आता है जिसके पास डॉकिंग एंड डॉकिंग की फैसिलिटी है। सिमिलरली इंडिया जो है यहाँ पे आर्कटिक रीजन में कुछ ही चुनिंदा जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है जिनका जो रिसर्च फैसिलिटी वहाँ पे उनमें इंडिया भी एक है, चाइना भी है वैसे तो, ठीक है। अब ये जो रिसर्च हो रही है वहाँ पे, रिसर्च किस चीज़ की हो रही है, रिसर्च देखो कोई ट्रेड रूट वगैरह की रिसर्च नहीं होती, रिसर्च हो रही है कि ये जो आर्कटिक में, क्योंकि इंडिया जो है, देखो इंडिया की सारी चीज़ हमें ओवरऑल जो है वो सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी कि इंडिया जो है कैसी कंट्री है। इंडिया एग्रीकल्चर कंट्री है, ठीक है। अब शिफ्ट हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग में, तो इंडिया जो है वहाँ पे मोर देन 50% जो पॉपुलेशन है एग्रीकल्चर सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी अराउंड शायद 60% था, 60% कुछ वो है जो मानसून फेडेड एरिया जो डिपेंडेंट है उसके ऊपर, या फिर 50 हो चुका होगा ये। तो ये जो मानसून फेडेड एरिया है, अगर मानसून हमारा गड़बड़ा गया तो ये जो सारे एरिया है ये गड़बड़ा जाएगा, ये गड़बड़ा जाएगा, तो हमारे जो 15% यूथ हैं वो गड़बड़ा जाएंगे, ठीक है। तो इंडिया इसीलिए आर्कटिक रीजन में रिसर्च कर रहा है कि भाई ये जो आइस मेल्टिंग हो रही है, ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसका जो इफेक्ट है वो हमारे इंडियन मानसून के ऊपर कैसे पड़ेगा, या हमारा फार्मिंग सेक्टर है उसके ऊपर कैसे पड़ेगा। इंडिया ने 2022 के अंदर एक अपनी पॉलिसी भी लॉन्च करी, आर्कटिक पॉलिसी। तो ये सारी चीज़ें एक ही तरफ इशारा कर रही है क्या, कि भैया इंडिया जो है आर्कटिक रीजन में एकदम तैयार है, उसे कोई वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि जो है कि आर्कटिक रीजन में जो है नई नई पॉलिसी अब लेके आनी है। हमने ऑलरेडी रिसर्च बेस भी ले रखा है, हमारी ट्रीटी भी हो रखी है, हमारा जो है वहाँ पे एक पॉलिसी भी है। और इस टाइम एक चीज़ और करी इंडिया ने, क्या 2026 में जो यूनियन बजट हमारा आया था मेरे प्यारे बच्चों, उस यूनियन बजट में हमने $3 बिलियन जो डॉलर है
वो $3 बिलियन किस में दिए, अपने शिपिंग सेक्टर को बूस्ट करने के, शिप बिल्डिंग के लिए दिया। और कैसे शिप हम बना रहे हैं, शिप बना रहे हैं आइस ब्रेकिंग शिप। तो देखो ये सारी चीज़ एक ही चीज़ की तरफ इशारा कर रही है कि इंडिया का जो कॉन्सेंट्रेटेड फोकस है वो आर्कटिक रीजन की तरफ है, ठीक है। इंडिया का जो कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट है वो आर्कटिक रीजन की तरफ है। ये साफ साफ इशारा कर रहा है कौन, हमारी जो हरकतें हैं। देखो कोई कुछ बोलता है उससे उसको जज मत करो, उसके एक्शन से जज करो कि भाई वो एक्शन क्या कर रहा है। और इंडिया का सारा जो एक्शन है वो किस पे डिपेंड, कैसा है, वो ऐसा है कि आर्कटिक रीजन में इंडिया जो है अपनी डोमिनेंस जो है, या कह लीजिए अपना जो एक इंपॉर्टेंट प्लेस है वो रखना चाहता है, ठीक है। और स्टार्टिंग में यही चीज़ बोली थी कि इंडिया के पास क्या है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और इंडिया क्या देखता है, इंडिया अपने आप को इस पर्टिकुलर रीजन में देखता है कि इंडिया का जो विज़न है विश्व गुरु बनने का, वो ग्लोबल पोजीशन वाली इन्फ्लुएंस जो है वो एक आर्कटिक रीजन इसे प्रोवाइड करा सकता है। तो आई होप ये तो समझ आ रहा होगा, सारी चीज़ें कनेक्ट हो रही होंगी कि भाई इंडिया जो चाहता है वो कर रहा है और उसी डायरेक्शन में वो जो है आगे बढ़ रहा है, ठीक है। यही सारी चीज़ें मेरे प्यारे बच्चों समझने की होती है, बाकी तो पढ़ तो हम खुद ही लेते हैं, ठीक है। चलो आगे चलें। अब देखो इस रीजन में अब ऐसा तो है नहीं कि इंडिया जो है अकेले कर लेगा ये सारी चीज़ें, इंडिया को भी हेल्प की ज़रूरत है। और यही चीज़ यहाँ पे बता रखी है कि इंडिया को है अब ज़रूरत कि इंटरनेशनल जो भी डिस्कशन होते हैं, ठीक है, उस डिस्कशन को ज्वाइन करें, इंक्लूडिंग ये स्पेशली ये जो आर्कटिक कंडीशन को लेके होते हैं, ताकि वहाँ से हम लर्न करें, नए नए स्किल्स सीखें, शिप बिल्डिंग करें। ऑलरेडी बजट तो दे रखा है हमने, तो ये सारी चीज़ें प्लस अभी रिसेंटली होने वाली है, अभी नेक्स्ट मंथ जो होगा 3 से 4 जो मई है 2025 में, और मेरे पास भी इनविटेशन है इसका, आर्कटिक सर्कल इंडिया फोरम जो है इसकी एक इम्पॉर्टेंट इवेंट होने वाला है न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है। तो ये जो इवेंट है कहीं ना कहीं आर्कटिक रीजन का फ्यूचर क्या होगा उसके डिस्कशन को लेके सारी चीज़ें होंगी। एशिया इंडिया पर्सपेक्टिव की यहाँ पे फोकस किया जाएगा, आर्कटिक एंगेजमेंट होगी। तो ये सारी चीज़ें बता रखी है, बेसिकली यही बता रखा है इस फॉरम में। बेसिकली होगा क्या कि आर्कटिक सर्कल में अब क्या क्या एडवांसमेंट होने वाली है, वही पीस एंड कॉपरेशन वाली वो सारी चीज़ें वहाँ पे होंगी, ठीक है। अब इंडिया जो है ये यहाँ पे प्लानिंग भी हो रही है इस फॉरम के अंदर कि इस फॉरम में जो है एक पोलर एम्बेसडर जो है वो भी जो है अपॉइंट किया जाएगा, जो इंडिया के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करेगा कहाँ पे, आर्कटिक अफेयर में। तो देखो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं ये कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा कनेक्ट करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हो रही हैं वही इंडिया के विज़न को लेके, जो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि जियो पॉलिटिकल पोजीशन जो है इंडिया अपनी इस रीजन से जो है डोमिनेंस कर सकता है, इस रीजन से जो है लाइमलाइट में ला सकता है अपने आप को पूरे वर्ल्ड अफेयर में। और हमारे इंडिया की इमेज धीरे धीरे जो है सुधरती भी जा रही है। यहाँ पे यही बता रखा है, ठीक है, कि हम जो है पोलर एम्बेसडर जो है अपॉइंट करने वाले हैं इसमें। और ये सारी चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा केयरफुली करने की ज़रूरत है। क्यों? क्लाइमेट चेंज इज़ अ रियल थ्रेट, ठीक है। हमने लास्ट में देखा था कि हमारा कल ही के एडिटोरियल में शायद हमने देखा था, या क्लाइमेट चेंज का जब भी हमने डिस्कस करा था 2-3 दिन पहले, तब देखा था कि 2024 जो था उसमें ग्लोबल टेम्परेचर तो जो था वो हमारा जो टारगेट था कि भाई इससे नीचे रखने की कोशिश करेंगे, वो हम ब्रीच कर चुके हैं, ठीक है। प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 1.55 डिग्री हम जो है हमारा 2024 गया था। तो हमारा जो टेम्परेचर था वो ऑलरेडी जो है 1.5 डिग्री सेल्सियस जो है वो बढ़ चुका है। मतलब ये जो क्लाइमेट चेंज है ये रियल है। और ये रिपोर्ट किसकी है? नेचुरल क्लाइमेट चेंज की। तो देखो अब इसके अंदर हमें आर्कटिक रीजन को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना पड़ेगा। और इस आर्कटिक रीजन को, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही है, इस रीजन को जो है हमें एनवायरमेंटली भी देखना पड़ेगा। तो इंडिया हमेशा जो है इसको एक बैलेंस बना के चलने की कोशिश करता है कि हमारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो गया और हमारा एनवायरमेंटल इंटरेस्ट हो गया, इसके बीच में जो है हम जो है एक बैलेंस बनाते हैं। और उसका एग्जांपल है हमारा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे भी बता रखी है सेम चीज़ कि हमें अब बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, ना कि आर्कटिक रीजन को और जो है बद से बदतर बनाने की। तो ये सारी चीज़ें समझ आ रही होगी कि हमारे एक्शन वैक्शन सारी चीज़ अलाइन है उसके साथ। अब यहाँ पे एक चीज़ बता रखी है कि यहाँ पे एक डिलेमा भी है। डिलेमा क्या है? देखो डिलेमा है हमारा रशिया, चाइना और यूएसए। सिंपल चीज़ यही है, ठीक है। रशिया जो है यहाँ पे स्पेशली आर्कटिक रीजन में एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है। इम्पॉर्टेंट प्लेयर क्यों है? क्योंकि उसकी जो कोस्टल लाइन है, जैसे इंडिया की कोस्टल लाइन जो है इंडियन ओशियन के रीजन के अंदर है, इसलिए जो है इंडिया एक की प्लेयर है इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर। सिमिलरली रशिया भी जो है आर्कटिक रीजन के अंदर एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, क्योंकि उसकी कोस्ट लाइन और एक्सपर्टीज़ वहाँ पे है, ठीक है। प्लस इसके साथ इंडिया जो है हमारा, ये जो हमारा रशिया है ये हमारा इंडिया का नेचुरल पार्टनर भी है। तो अब रशिया की पार्टनरशिप तो डेफिनेटली चाहिएगी, हेल्प तो चाहिएगी इसके अंदर। तो ये चीज़ यहाँ पे बता रखी है। और ऐसा नहीं है कि हम जो है रशिया के साथ मिलकर अच्छे से काम नहीं करते, हमारा रशिया के साथ रिलेशन बहुत अच्छा है। और हमारे ऑलरेडी जो है कॉरिडोर बना हुआ है, ये कॉरिडोर का नाम भी याद रखना, चाइना
व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर। ठीक है, ये जो मैरीटाइम कॉरिडोर है ये हमारा चेन्नई तक आता है, वहाँ से ऊपर से ये यहाँ पे बता भी रखा है। ठीक है, तो ये जो कॉरिडोर है ये हम ऑलरेडी इस्टेब्लिश कर चुके हैं। तो मतलब इंडिया जो है स्ट्रेटेजिकली सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो चाइना है, ठीक है, चाइना इस रीजन के अंदर जो है एक पोलर सिल्क रोड भी बनाना चाहता है। ठीक है, और इंडिया जो है इसको सपोर्ट तो करता नहीं है, आपको पता ही है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का। लेकिन कभी कभी रशिया के साथ जब पार्टनरशिप होती है तो वर्ल्ड को लगता है कि इंडिया जो है चाइना के इस पोलर सिल्क रोड का भी सपोर्ट करता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा है नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे जो डिलेमा है वो ये कि हमारे रशिया के साथ अच्छे रिलेशन है, चाइना के साथ भी मोरलेस अच्छे रिलेशन है, ऑल्थो उसके जो प्रोजेक्ट्स वगैरह हम उसको सपोर्ट नहीं करते। लेकिन यहाँ पे जो डिलेमा है वो है यूएसए। ठीक है, क्योंकि यूएसए चाइना की या कह लिए यूएसए रशिया की दोनों की मिलती नहीं है, वेस्ट की और ईस्ट की मिलती नहीं है। ईस्ट के डोमिनेंट प्लेयर हमारे चाइना और रशिया है और वेस्ट के डोमिनेंट प्लेयर हमारे यूएस और यूरोपियन कंट्रीज़ है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में जो टाई अप बनाना है ये है डिलेमा। ठीक है, क्योंकि यूएसए की भी तो बॉर्डर लाइन्स वहाँ पे है, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ की तो बॉर्डर लाइंस वहाँ पे हैं। तो अगर इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में अगर हमें तालमेल बिठा के अगर काम करें तो हमारा कुछ हो सकता है, ये यहाँ पे बता रखा है। और पॉसिबल सॉल्यूशन यही है कि हमारे जो सिमिलर इंटरेस्ट वाली जो कंट्रीज़ हैं, और यही हमेशा पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है ऐसी सिचुएशन में कि सिमिलर इंटरेस्ट वाली जो कंट्रीज़ है, जैसे यहाँ पे बता भी रखा है जापान और साउथ कोरिया। ठीक है, इनके साथ जो है टाई अप करो। टाई अप करने के बाद फिर जो है एक ग्लोबल कोऑपरेशन में जो है एंटर करना चाहिए। जैसे आर्कटिक सर्कल इंडिया फोरम जो है ये हो रहा है, तो यहाँ पे सबकी सहमति से सारी चीज़ होनी चाहिए, यही यहाँ पे सॉल्यूशन बता रखा है। तो आई होप आपको मेरे प्यारे बच्चों ऐसे समझ आ गया होगा कि इंटरनेशनल रिलेशन में कोई एक तरफा फैसला नहीं किया जाता, जस्ट बैलेंस बना के चला जाता है। तो वो बैलेंस जो है, और यही हमारा जो मध्यम मार्ग है जो हमारे बुद्धा जी ने दिया था, इसको भी कोट कर सकते हैं, यही हमें करने की ज़रूरत है। तो आई होप ये समझ आ गया होगा कि आर्कटिक रीजन जो है इंडिया के लिए इकोनॉमिकली कितना इंपॉर्टेंट है, क्या डिलेमा है, क्या इंडिया के एक्शंस हैं और क्या फ्यूचर हो सकता है और क्यों हमें वरी करने की ज़रूरत है। तो यही सारी चीज़ें तो हमें जाननी होती है, जान ली तो अब ये लिखने की कोशिश करो, सुनने से नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों, लिखोगे तो तभी होगा। अब लिखो इसे, लिखने के बाद जो है अपना डिस्कशन ग्रुप में शेयर करो। अब डिस्कशन ग्रुप का नहीं पता तो यहाँ डिस्क्रिप्शन में जाओ, 2 लिंक दे रखे हैं, दोनों पे क्लिक करो, एक साथ नहीं, एक एक करके। पहले पे क्लिक करोगे तो जो है टेलीग्राम खुलेगा। टेलीग्राम पे ये जो पीडीएफ मैं जिसमें समझा रहा हूँ, ये पीडीएफ वहाँ पे पहले ही आधे घंटे पहले अपलोड हो चुकी होती है। उसके बाद जो है दूसरा लिंक जो है वो डिस्कशन ग्रुप का है, वहाँ पे जो है आप अपनी जो कॉपी वगैरह है वो इवैल्यूएशन के लिए भेज सकते हैं। इवैल्यूएशन जो है वहाँ पे जो बच्चे हैं वही करते हैं, और आप यही तो हमारा रूल होता है कि हम जब नॉलेज शेयर करते हैं तो ही नॉलेज बढ़ती है। तो लिखने का ट्राई करो, दूसरों को इम्प्रूव करो, आप खुद इम्प्रूव हो जाओगे। ठीक है, तो यही हमारा टारगेट है। जस्ट मेरा इस डेली डिस्पैच को चालू करने का मोटिव यही था कि जस्ट मैं न्यूज़पेपर के साथ कंटिन्यू रहना चाहता था, क्योंकि न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता तो मेरे को अजीब सा लगता है। तो मैं सोचा कि डेली डिस्पैच चालू करते हैं तो न्यूज़पेपर के साथ भी कंटिन्यू रहा जाएगा। तो यही इनिशिएटिव था, नॉलेज बांटने से नॉलेज बढ़ती है, तो नॉलेज मैं बांट रहा हूँ, तो आप भी बांटिए नॉलेज अपने जो है पीर्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ एक तरह से, क्योंकि आगे जाके असिस्टेंट कमांडेंट बनोगे तो वही तुम्हारे जो फ्रेंड बनेंगे। तो उनके साथ नॉलेज बांटिए, नॉलेज बांटने से नॉलेज बढ़ेगी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। BNHS, देखो अभी हुआ क्या, ये जो हमारी BNHS यूपीएससी का फेवरेट है ये BNHS, तो इसको थोड़ा सा याद कर लें। सिविल सर्विसेज में भी पूछ रखा है, और शायद आपके एग्जाम पे भी ये हमारा हुआ था, CAPF के एग्ज़ाम या फिर CAPF के एग्ज़ाम के अंदर पूछा हुआ था। तो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी बार बार इसके बारे में क्वेश्चन पूछ ही लेता है, और न्यूज़पेपर के अंदर भी चलो आ ही गया। तो ये जो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है, ये अभी जो है एक जो हमारा ये हमारे एंडेंजर्ड वल्चर्स होते हैं, इनको जस्ट शिफ्ट करा है जटायु कन्वर्सेशन ब्रीडिंग सेंटर में। और ये जो है फर्स्ट ही है हमारा ब्रीडिंग सेंटर, या मान लीजिए एकमात्र ब्रीडिंग सेंटर है जो हमारा कहाँ पे है, पिंजौर हरियाणा के अंदर। थोड़ा सा इसको याद रखना, जटायु मतलब कि वही वल्चर को कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर एक प्रोग्राम भी है, टड़ोबा कहाँ वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, इंपॉर्टेंट है हमें BNHS के बारे में जानना। क्या चीज़ है BNHS है हमारा 1883 में फाउंड हुआ। डॉक्टर सलीम अली इंक्लूड थे इसको, BNHS को जो है फाउंड करने के लिए। NGO है बेसिकली देखा जाए तो। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना, ये कोई गवर्नमेंट की कंपनी नहीं है, ये सिर्फ काइंड ऑफ आप कह सकते हैं नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है एक तरह का। ठीक है, लोकेशन है कहाँ पे, लोकेशन को ये जो है यहाँ पे फोटो देख के ऐसे मत सोचना, इसकी जो लोकेशन है ये कहीं स्विट्ज़रलैंड वगैरह में है। बॉम्बे लिखा हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है बॉम्बे में ही होगा। तो हॉर्नबिल हाउस साउथ बॉम्बे में इसका हेडक्वार्टर है। लीगेसी इंडिया जो है इसका प्रीमियर इंस्टीट्यूट है नेचुरल स्टडी और कंजर्वेशन के लिए।
हमारी जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ, हमारी जो टेक्नोलॉजी वाली मिनिस्ट्री है, साइंस एंड टेक वाली, उसने इसको रिकॉग्नाइज भी किया है साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के रूप में। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कुछ स्टेटमेंट्स है जिसको हमको याद रखना होता है, ठीक है। ये पार्टनर भी है, इसका पार्टनर बर्ड लाइफ इंटरनेशनल है, ये भी एक तरह का, अब मान लीजिए कि नॉन गवर्नमेंटल है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल का यूके कैम्ब्रिज के अंदर, ठीक है। इसके लोगों में क्या आता है, ये क्या है, हमारा ग्रेट हॉर्नबिल, ठीक है। इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। प्लस इसके साथ हमारा मिशन बायोडाइवर्सिटी वाला है, हमारा मतलब हॉर्नबिल वाले का, ठीक है। यही सारी चीज़ें थी BNHS के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे प्यारे बच्चों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो तुरंत। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट है हमारा TTZ। क्या चीज़ है ये है हमारा ताज ट्रेपेजियम जोन। क्या है ये हमारा ताज ट्रेपेजियम जोन। देखो क्या चीज़ है ताज ट्रेपेजियम जोन। देखो हमें पता है हमारा जो ताजमहल है वो जो है पीला पड़ता जा रहा है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। पीला पड़ क्यों रहा है, पीला पड़ रहा है पॉल्यूशन की वजह से। पॉल्यूशन में कौन सा पर्टिकुलरली है, वो है हमारी ग्लास इंडस्ट्री, ठीक है। तो इस पॉल्यूशन की वजह से जो है हमारा ताजमहल को इफेक्ट होता है। तो इसके लिए ताजमहल के सराउंडिंग का एक एरिया है, उसको हमने बना दिया है ताज ट्रेपेजियम जोन, एनवायरमेंटली सेंसिटिव एरिया है, ठीक है। अब इसके बारे में क्योंकि न्यूज़पेपर में आया है तो इसके बारे में जो है हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये क्या चीज़ है, ताज ट्रेपेजियम जोन, TTZ, ताज ट्रेपेजियम जोन, देख लेते हैं। देखो ये जो जोन है ये हमारी ताज ट्रेपेजियम जोन पॉल्यूशन प्रिवेंटिव कंट्रोल अथॉरिटी 1998 में बनाया है, ठीक है। किसके अंदर किया गया है इसको, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखना, फॉरेस्ट एक्ट नहीं है, ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ये अथॉरिटी बनाई गई है। अथॉरिटी ने ये हमारा जोन बनाया और ये जो जोन है ये हमारा 10,400 स्क्वायर किलोमीटर में के एरिया के अंदर आता है। क्या इस एरिया के अंदर सिर्फ ताजमहल आता है, नहीं, इसके अंदर 3 चीज़ें और आती हैं, 3 चीज़ें टोटल आती है। ताजमहल हो गया हमारा, एक आगरा फोर्ट हो गया, एक फतेहपुर सीकरी फोर्ट हो गया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा छोटी सी थी इंफॉर्मेशन, लेकिन इंपॉर्टेंट थी कि ताज ट्रेपेजियम जोन के अंदर कौन कौन सी चीज़ आती है, कौन सी अथॉरिटी है, कौन सा एक्ट है और कितना एरिया है, यही चीज़ थोड़ा सा याद रखना। नेक्स्ट चले, ये है क्वेश्चन नंबर 2, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है हमारा स्पोर्टिंग आइकन अवार्ड, ठीक है। ये जो स्पोर्टिंग आइकन अवार्ड है किसको दिया गया है, हमारे राफेल नडाल को दिया गया है, ठीक है। कहाँ पे दिया गया है, मैड्रिड में दिया गया है। कौन से इवेंट में, लॉरियल वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड के इवेंट के अंदर ये दिया गया है, ठीक है। उन्होंने जो है 22 ग्रैंड स्लैम जो है टाइटल जीत रखे हैं। और ये राफेल नडाल जो कौन से स्पोर्ट्स से हैं, हमारे टेनिस से, ठीक है। तो थोड़ा सा याद रखना इन छोटी छोटी चीज़ों को। यही छोटी छोटी चीज़ों से एक आधा स्टेटमेंट लेके क्वेश्चन बना देते हैं और फिर न्यूज़पेपर में बोल रहा हूँ, पेपर के अंदर हमें ऐसा लगता है कि ये कहाँ से आ गया, कहाँ से कहाँ आ गया, द हिंदू से ही आया है, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें द हिंदू से ही आती हैं और द हिंदू से तो बड़े बड़े पेपर क्लियर हो जाते हैं। तो बस एक चीज़ के साथ स्टिक रहो, क्योंकि हमारी आदत होती है कि ये भी कर लें, वो भी कर लें, ये भी कर लें और फिर कुछ ना करें, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखना, सिर्फ एक चीज़ के साथ स्टिक रहो, एक पे भरोसा करो और उस भरोसे से रिजल्ट ज़रूर मिलता है, ठीक है। चलो चलें आगे, कल के क्वेश्चन थोड़े से देख लेते हैं, क्योंकि ये भी प्रैक्टिस हमने जो है इनकलकेट कर ली है। रेयर अर्थ एलिमेंट, ठीक है, इसके बारे में स्टेटमेंट जो है कौन सी सही है। रेयर अर्थ एलिमेंट आर एक्सट्रीमली रेयर इन नेचर एंड आर फाउंड ओनली इन अ फ्यू कंट्रीज। नहीं, ऐसा तो नहीं था, हमें बस टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं थी। चाइना हैज़ सिग्निफिकेंट कंट्रोल ओवर द ग्लोबल सप्लाई ऑफ हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट, ऐसा कुछ है तो शायद। रेयर अर्थ आर नॉट यूज्ड इन टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन, ये तो गलत है। इंडिया हैज़ नो सिग्निफिकेंट डिपॉजिट, ये भी गलत है। बी आंसर हो गया हमारा सिंपली, ठीक है। स्टेटमेंट सारी पढ़नी है, ऐसा नहीं है कि जस्ट एक दो स्टेटमेंट पढ़ के जो है हमें आंसर दे देना है, सारी स्टेटमेंट को हमें पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, स्पेसडेक्स हमने देखा था, इसरो का मिशन है टू स्टडी द इफेक्ट्स ऑफ स्पेस रेडिएशन ऑन ह्यूमन। स्पेस रेडिएशन से रिलेटेड तो नहीं था, ये डॉकिंग एंड डॉकिंग था जो कि इस स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। टू लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट स्पेस टेलीस्कोप, ये भी नहीं है। टू टेस्ट इंडियाज़ सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम, ये भी नहीं है, ठीक है। आंसर हो गया हमारा बी। हु वॉज द लास्ट पॉप टू विजिट इंडिया, ठीक है, तो ये तो है नहीं, ठीक है। उसके अंदर हमारे थे शायद, क्योंकि नाम है ना, तो नाम इतनी जल्दी जो है माइंड में बैठता नहीं है, लेकिन ये था कि ये नहीं है, ये भी नहीं थे। पॉल थे, कुछ पॉल, ये वाले पॉल थे शायद, कोई नहीं, देख लेंगे। बी मेरे ख्याल से बी है, एक बार कल वाला देख लेना, इनमें से ही कुछ होगा। हमने देखा था यूएई ने जो है एक अपना आर्म फैसिलिटी लगाई थी हैदराबाद के अंदर, ठीक है, याद आ गया, हैदराबाद में लगाई थी। थोड़ी चीज़ें हैं याद रखनी पड़ती है, नहीं तो भूल जाओ तो फिर कुछ
ध्यान नहीं आता और फिर जो है एक क्वेश्चन चला जाता है। आर्टिकल 355 हमने देखा था कल, सुप्रीम कोर्ट के अंदर किसी ने बोला था कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जो आदेश दो कि वेस्ट बंगाल में जाके अपनी पुलिस वगैरह भेजेंगे। 355 के अंदर मतलब वही था कि स्टेट को प्रोटेक्ट करता है हमारा यूनियन, ठीक है। अब यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट देख लेते हैं, स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। द यूनियन गवर्नमेंट कैन इशू डायरेक्शन टू अ स्टेट only in urgent situations and for a limited period necessary to address the failure of state machinery। ठीक है, इसको थोड़ा सा रखते हैं साइड। लेकिन ये सारी चीज़ें थी कि लिमिटेड पीरियड के लिए रख सकते हैं, फुल नहीं होता, स्टेट मशीनरी जो है फेल हो जाए तब रख सकते हैं, ठीक है। द यूनियन कैन इंटरवेन इन द इंटरनल अफेयर ऑफ अ स्टेट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। नहीं, इंटरनल अफेयर के अंदर तो इंटरफेयर कर ही नहीं सकती, क्योंकि हमने देखा था क्या फेडरलिज्म भी कुछ चीज़ होती है। तो ए आंसर हो गया इसका अंदर, सिंपल ए इसका सिंपली आंसर हो गया, ठीक है। तो यही मेरे प्यारे बच्चों आज के डिस्कशन के अंदर था, और आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज डिस्कशन। कल फिर मिलते हैं, टेक केयर।